नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कराएंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 15 जुलाई 2018 को हुई थी, उसमें आए हुए प्रश्नों को हल करवाएंगे। क्या है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को हल करने से हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम उन्हें हल करें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है पहला प्रश्न। ये इसी टाइप से आया, थोड़ा चित्र बनाने में दिक्कत हो गई, सही से चित्र नहीं बना, लेकिन इसी टाइप से आया। देखो, ये क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित जानकारी वर्ष 2016 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयार फिल्मों की संख्या दर्शाती है। देखो दोस्तों, ये एक व्रत दे दिया और उसमें ये 6 महीने इंडिकेट कर दिए। जनवरी में 30%, फरवरी में 20%, नवंबर में 10%, मार्च में 15%, अक्टूबर में 10%, अप्रैल में 15%। ये महीने लिख दी। ये 2016 पूरे साल की है, लेकिन इसमें क्या है, इन्हीं महीनों को दर्शाया है। तो जिन महीनों को दर्शाया उनमें मूवी होंगी और टोटल। तो देखो क्या है, जब भी व्रत में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो व्रत में दो टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रतिशत में, दूसरा डिग्री में। यदि डिग्री में पूछे जाते हैं तो पूरे व्रत का मान होता है 360 डिग्री, और यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो पूरे व्रत का मान होता है 100%। इसका मतलब है कि इस जो 2016 में जो भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर गई थी, उन सब का मान पूरे व्रत के बराबर है। अब देखो आगे इसने क्या निर्देश दिए हैं। आगे निर्देश दिए हैं कि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 200 थी, तो बॉक्स ऑफिस पर जनवरी में कितनी मूवी प्रदर्शित हुई। देखो दोस्तों, क्या है कि ये बता रहा है कि 2016 में टोटल जो मूवी हुई थी वो 200 थी, और ये कि पूछ रहा है कि जनवरी में कितनी प्रदर्शित हुई। जब हमें पता है कि टोटल 200 है और पूरे व्रत का मान हमें पता है 100% होता है, 100% बराबर 200 है, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा, 200/100, यानी कि 2 मूवी। अब हमें कौन सा ज्ञात करना है, यानी कि जनवरी का महीना, फरवरी, हम ये जो महीने दे रखे हैं इन सभी में से किसी भी महीने को ज्ञात कर सकते हैं कितनी मूवी थी। इसमें पूछा है जनवरी में। जब हमें पता है कि 1% का मान 2 आ रहा है, क्योंकि 200 में हम 100 का भाग देके देखा तो 2 आया, तो 30% बराबर क्या आ जाएगा। जो 1% का मान 2 है तो 30% में क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 30, यानी कि 60 मूवी। कितनी फिल्में होंगी जनवरी में, 60, 30 गुणा में 2, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो एग्जाम हुई थी जुलाई 18 में, इसमें क्या है, जो इस व्रत के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही परीक्षा में, जो 15 जुलाई 18 को हुई थी, उसमें 4 प्रश्न पूछे थे इसी व्रत के बारे में। सेम व्रत था, बस महीने अलग पूछ लिए। तो जिन्हें इस व्रत के बारे में पता होगा कि इनकी पूरे व्रत का मान 100% होता है, तो उन्होंने तो मिनटों में सारे चारों क्वेश्चनों को हल कर दिया होगा। जिन्हें ये नहीं पता होगा कि पूरे व्रत का मान 100% होता है, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आई होगी, उन्हें यहाँ टोटल करना पड़ा होगा, या फिर उन्हें समझ में ही नहीं आया होगा। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि पूरे व्रत का मान या तो 100% होता है अगर प्रतिशत में दे रखा है, और डिग्री में दे रखा हो तो 360 डिग्री। यदि यहाँ डिग्री में दे रखता होता और टोटल कहता कि 200 मूवी है, तो हम 360 बराबर 200 करते, तो एक डिग्री बराबर 200/360 डिग्री। लेकिन यहाँ प्रतिशत में, इसलिए हम 200/100 कर रहे हैं, तो 1% का मान हमारे पास 2 आया, 2 फिल्म। तो देखो अगला प्रश्न सेम वही चित्र है, इसमें बस पूछा अलग महीने का है। किस महीने की पूछा है, इसमें पूछा है नवंबर महीने का। यदि 2016 में ये बता रहा है टोटल 200 है, पहले में 200 सेम चित्र है,
ये कह रहा है कि नवंबर में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई। तो जब नवंबर की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हमें नवंबर का प्रतिशत पता होना चाहिए। तो नवंबर का प्रतिशत क्या है? नवंबर का प्रतिशत है 10%। हमें पता है कि 200 मूवी हैं टोटल, पूरे व्रत का मान 100 है। 1% बराबर 200 बटे 100 यानी कि 2। तो 10% बराबर 10 गुणा में 2 बराबर 20। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगला तीसरा देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, तीसरा भी मतलब महीने का अलग का पूछा है, व्रत एक ही है। 2016 में बॉक्स ऑफिस सेम वही दे रखे निर्देश, पूछा अलग है। इसमें पूछा है कि अप्रैल 16 में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई। भाई टोटल मूवी 200 है और अप्रैल की पूछा है, तो हमें अप्रैल की पूछा है तो अप्रैल का पहले पता होना चाहिए कितने प्रतिशत थी। तो अप्रैल की देखो यहाँ कितने प्रतिशत आ रही है, अप्रैल की आ रही है 15%। जब हमारे पास आया 1%, 2 मूवी आया 1% के बराबर, तो 15% का मान क्या आ जाएगा? 2 गुना में 15 यानी कि 30। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अगला देखते हैं। देखो दोस्तों क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन पूछे थे सेम इसी व्रत पे। तो जिन्हें समझ में आ गया होगा या जिन्होंने पहले एग्जाम दी थी उन्होंने तो तुरंत कर दिया होगा। तो अगला देखते हैं। इसमें सेम वही चित्र दिया है, बस पूछे अलग महीने का है। इसमें पूछ रहा है कि फरवरी से अप्रैल तक कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई। देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, फरवरी से अप्रैल पूछिए, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल की पूछिए। फरवरी से, फरवरी और अप्रैल की पूछता है तो केवल 2 महीने की पूछता है, फरवरी और अप्रैल। लेकिन यहाँ फरवरी से यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल की पूछिए। तो देखते हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल में कितनी है, प्रतिशत ज्ञात करने हैं पहले। तो देखो फरवरी में है 20% और मार्च में है 15% और अप्रैल में है 15%। ये देखो चित्र में, देखो चित्र में दे रखी है। ये फरवरी में 20% है, ये मार्च में 15% और ये अप्रैल में 15%। तीनों महीने में टोटल कितने प्रतिशत हो गए? 15 15 30, 30 और 20 50%। हमें पता है कि 1% बराबर 2 मूवी यानी कि फिल्म है, ठीक है। तो 50% बराबर 2 गुणा में 50 यानी कि 100 मूवी। तो जनवरी से ये फरवरी से अप्रैल तक कितनी मूवी हुई? 100 मूवी। इसका उत्तर ये है। अगला देखते हैं। अगला है श्रृंखला 3 9 27 81 में 9वां पद क्या होगा। देखो दोस्तों इस प्रश्न को और भी ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये प्रश्न राजस्थान पुलिस की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें कई बार आ चुका है इस टाइप का। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 27, उसके बाद 81, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, श्रृंखला, श्रृंखला को श्रेणी है, श्रृंखला है, इसको हो क्या रहा है, ये 3 3 गुणा होती जा रही है। देखो 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 9 होती है 27, 27 तो 81 और 9वां पद दे रखा है, पूछ रहा है 9वां पद, 4 पद दे रखे हैं। हम 9वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास 9वां पद ज्ञात करने के 2-3 तरीके हैं। तो पहले एक तो सीधा तरीका ये है कि हमारे पास 4 पद तो दे रखे हैं। जैसे पहला पद हो रहा है 4 तो दे रखे हैं, 3 9 27 और 81। अब 5वां पद ज्ञात करना होगा हमें, तो 5वां पद कैसे करेंगे भाई, गुणा में 3 होती जा रही है, तो 81 गुणा में 3 कर लेंगे तो 243। यदि छठा ज्ञात करना है तो
दो ये जो 243 है, इस 243 में फिर 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6 7, 729। सातवां पद ज्ञात करेंगे, तो इस 729 में 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 आम 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 7 21, 2187 है। 8 ज्ञात करेंगे, तो ये जो 2187 है इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 7 21, 3 8 24 और 2 26, 3 एकम 3 8 2 5, 3 2 6, 65 61। अब हमें ज्ञात करना है नौवा, तो 65 61 गुणा में 3 कर देंगे, तो 3 3 एकम 3, 3 छिकी 18, 3 पंजे 15 रे 16, 3 छिकी 18 रे 19, 18 रे 19, ये कितना आ गया 19,683। तो हमारे पास नौवा पद क्या आ गया 19,683। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका तब सक्सेस होगा जब हमारे आसपास ही पूछा हो पद, और यदि इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हो, दूसरे तरीके से करना चाह रहे हो, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला आप लगा दो। आप ये जो 5 फॉर्मूले हैं इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। क्या है, इस बार मान लो इस फॉर्मूले से पूछा है, अगली बार दूसरे के बारे में पूछ ले, तो ये पांचों आप याद कर लीजिएगा। मैं अभी नोट करवा देता हूँ आपको और उन्हें समझा देता हूँ क्या है पांचों फॉर्मूले। देखो दोस्तों, हमने एक तो ये तरीका बता दिया, दूसरा ये जो श्रेणी है इसमें 3 3 से गुणा होता जा रहा है, तो जब गुणा होता है किसी श्रृंखला में तो उसे हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में यदि हमें कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, Tn, ये नीचे Tn बराबर AR की घात n माइनस 1। यदि कोई पद ज्ञात करना हो, या A क्या है, A क्या है प्रथम पद, R क्या है, ये जो गुणा में हो रहा है 3 गुणा में 3, ये जो जितनी भी संख्या से गुणा होता है उसका मतलब है R। n का मतलब है कि जैसे 9वां पद 20वां पद कोई भी पद हो सकता है। एक तो ये तो आप जरूर याद रख लो, ये दो तो थोड़े हाई लेवल पे चले जाते हैं, अगर इन्हें भी याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, हम समझाएंगे इन्हें भी। इस ये जो हमने 9वां पद ज्ञात करा है, एक हमने सीधा ही याद कर लिया, हम इस फॉर्मूले से भी इसे 9वां पद को ज्ञात कर सकते हैं। ये फिर से बता रहा हूँ गुणोत्तर श्रेणी। दूसरी और होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब ये है कि जैसे पहली संख्या 3, फिर 5 कोई भी हो, 7 9 11 13, या 2 4 6 8 10 12 15 17 19, इस टाइप से चल रही हो, इस टाइप से चल रही हो। इनमें क्या है, देखो 2 2 जुड़ रहे हैं, सभी में 2 जुड़ रहे हैं, जिनमें जुड़ते हैं और श्रेणी बढ़ती जाती है उसे बोलते हैं हम समांतर श्रेणी, और जिस श्रेणी में गुणा होते जाते हैं उसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ये जरूरी नहीं है 2 ही हो, यहाँ ऐसे भी हो सकता है 5 10 15 20 25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन समान होगा, ये जो अंतर होगा समान होगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसे समांतर श्रेणी। और यहाँ पे ये जो 3 9 27 81 दिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 6 18, यानी कि 3 3 गुणा में हो रहा है, या 5 5 भी गुणा में कर सकता है, 4 20 100, यानी कि इसमें जो गुणा में होता है, जिसमें गुणा होता जाता है उसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, और जिसमें जुड़ते हुए जाते हैं यानी कि समान घटते या बढ़ते जाते हैं उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे देखो
समांतर श्रेणी का ये सूत्र है, a प्लस एन, ये a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक बंद गुणा में d। यदि जैसे हमें ये पहला पद ये है a, यानी कि 2 4 6 8, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद है 10, यानी कि हमें ये दे देता, 3 पद दे देता 2 4 6 और पूछता पांचवा पद क्या है। समांतर श्रेणी है, 3 पद से हमें पता लगा, तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, a यानी कि प्रथम पद 2 प्लस कोष्टक n क्या है, पांचवा पद, यानी कि जो पद पूछ रहा है जितने हुआ उसे हम n कह रहे हैं। तो 5 माइनस 1 d क्या है, d का मतलब है इनके बीच में कितने का अंतर चल रहा है, तो 2 का अंतर चल रहा है। जब इसको हल करेंगे हम तो ये 2 प्लस का बच जाएगा, इस कोष्टक को हल करेंगे तो 4 और बाहर ये जो 2 है गुणा में, तो 4 दूना 8, 8 2 प्लस 8 बराबर 10, यानी कि पांचवा पद क्या आ गया हमारे पास 10। ये सूत्र जस्ट खोल के बताया मैंने आपको, इस टाइप से लगता है ना। और ये तो है nवा पद, लिख सकते हो समांतर श्रेणी में nवा पद बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू टी। इससे तो हम समांतर श्रेणी में n पद ज्ञात कर सकते हैं। और यदि समांतर श्रेणी में n पदों का योग पूछ रहा हो, यानी कि जैसे यहाँ पूछ रहा हो 5 पदों का योग, 2 4 6 8 10 में पूछ रहा हो, ये 5 पद हैं हमारे पास और इनका योग पूछ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, n/2, यानी कि 5 पद हैं तो 5/2 ये कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। तो ये योग वाला सूत्र है। ये 2 तो चाहे आप रहने दो, ये थोड़ा हाई लेवल के हैं, सीजीएल टाइप के, तो इन 2 को तो चाहे आप छोड़ सकते हो और ये 3 लिख सकते हो। फर्स्ट n पद समांतर श्रेणी में और समांतर श्रेणी में n पदों का योग, और ये है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में nवा पद, तो यहाँ आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा, ये फायदेमंद रहेगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं राजस्थान पुलिस में, गुणोत्तर श्रेणी के ही पूछे गए हैं ज्यादातर ही, कोई सा भी पद पूछ लेता है, तो ये याद कर लीजिएगा। इसका मतलब है nवा पद, tn का मतलब है nवा पद, यानी कि 9वां पद, इस टाइप से। तो अगला देखते हैं, n का मान ज्ञात करें। दिया है p बराबर 2n प्लस 1, n बराबर 5 प्लस 3r, r बराबर 2। भाई n का मान पूछ रहा है और हमें 2 बात बता रहा है कि p बराबर 2n प्लस 1, पहले में तो ये बता रहा है, और दूसरे में बता रहा है n बराबर 5 प्लस 3r, r बराबर 2, यानी कि दूसरे में 2 बात बता दी इसने, n बराबर ये है और r बराबर ये है। तो देखो दोस्तों, n का मान हम पहले में तभी निकाल पाएंगे जब हमें p का मान पता हो। यदि p का मान पता होता तो हम 1 को इधर ले जाते और 2n बराबर वो कर देते, तो पहले में तो n का मान ज्ञात नहीं होगा। दूसरे में देखो, दूसरे में दोस्तों यहाँ पे हम n का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास r का मान पता हो, क्योंकि r का मान पता होगा तो हम n बराबर, जैसे r का मान या कुछ भी होगा 5 10 जो भी है तो वहां रख देंगे और तो n का मान आ जाएगा। लेकिन इसमें आगे r का मान इसने बता रखा है, जब r का मान इसने बता रखा है कि r बराबर 2, तो हम इसमें रख लेंगे n बराबर 5 प्लस 3r, ये कॉमा है, और r बराबर 2। जब हमें r बराबर 2 दे रखा है तो हम r का मान यहाँ रख देंगे, n बराबर 5 प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि r का मान यहाँ
दे रखा है हमें प्रश्न में, ये दे रखा है। तो n का मान क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 दूना 6 यानी कि 11। n का मान हमें 11 लिख गया पता। लेकिन प्रश्न में ये पूछा है कि n का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन में देखो, एक पर्याप्त है क्या हमारे लिए, या केवल दो पर्याप्त है, या दोनों ही जरूरी है। तो देखो दोस्तों, एक से तो अपना कुछ काम ही नहीं हो रहा और दो से पूरा काम हो गया। तो हमारे लिए कौन सा पर्याप्त है, केवल दो। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, डी। अगला देखते हैं, संजय की आयु ज्ञात करो। यदि देखो ये प्रश्न दे रखा है और दो बात बता रखी है उसने, ठीक है। संजय की आयु पूछ रहा है, संजय कोई व्यक्ति है उसकी आयु पूछ रहा है। संजय की आयु अपने पुत्र राकेश से 20 साल अधिक है। अब देखो दोस्तों, संजय की आयु हम तभी बता पाएंगे क्योंकि जब राकेश की पता हो, क्योंकि राकेश से 20 साल बड़ा है। राकेश की उम्र कुछ भी हो सकती है, 2 साल, 10 साल, 20 साल। जब राकेश की पता होगी तभी तो हम संजय की बताएंगे, क्योंकि उसमें 20 जोड़ देंगे, क्योंकि दे रखा है इसमें कि 20 साल बड़ा है। ठीक है, राकेश की इसमें हमें पता नहीं लग रही। अगले में दे रखा है, राकेश अपनी बहन रितिका से 1 वर्ष बड़ा है। जो 1 वर्ष की है, जो कौन, रितिका। रितिका 1 साल की है और राकेश उससे 1 साल बड़ा है। तो राकेश कितने साल का हो गया, 2 साल का। अब हमें इस पॉइंट नंबर 2 से पता लगा है कि राकेश 2 साल का है। तो संजय की आयु ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो संजय की आयु ज्ञात करने के लिए हमें दोनों चीज पता होना चाहिए। क्योंकि देखो इसमें तो ये बता रखा है कि राकेश 2 साल का है। इस पॉइंट 2 से तो केवल ये पता लग रहा है कि राकेश 2 साल का है। अब इससे तो ये नहीं पता संजय और राकेश में कितना अंतर है, तभी तो संजय को बता पाएंगे। अब इससे पता लग रहा है कि संजय और राकेश में 20 साल का अंतर है, यानी कि संजय राकेश से 20 साल बड़ा है। जब हमें दोनों ही बात पता होगी तभी हम संजय की आयु बता पाएंगे, क्योंकि जब ये 2 साल का राकेश है और 20 साल उससे बड़ा संजय है, तो संजय की उम्र क्या हो जाएगी, 20 + 2 यानी कि 22। तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सी। यहाँ पॉइंट नंबर 2 से राकेश की उम्र का पता लग रहा है, क्योंकि रितिका की बता रहे हैं कि 1 साल की है और रितिका से राकेश 1 साल बड़ा है। तो राकेश 2 साल का हो गया, और राकेश 2 साल का है, और ये कह रहा है कि संजय राकेश से 20 साल पर बड़ा है। तो संजय की उम्र 20 + 2 यानी कि 22। अगला देखते हैं। देखो दोस्तों, संदीप की आयु ज्ञात करें। यदि संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है, भाई संदीप है और राज से 2 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पे हम संदीप की आयु नहीं बता सकते इस केवल एक से, क्योंकि राज की उम्र हमें पता नहीं है। भाई राज कोई भी उम्र का हो सकता है, 10 साल, 15 साल, जो भी है। अब राज प्रणव से 3 वर्ष छोटा है। भाई राज है तो प्रणव से 3 साल छोटा है। तो बताओ संदीप की आयु ज्ञात करने के लिए, अब संदीप की आयु हम इन दोनों से नहीं बता सकते, क्योंकि देखो मान लो राज है, ये राज है, या कि कोई भी उम्र हो सकती है, यानी क्या है कि 20 साल मान लो, है ना। और प्रणव से 3 वर्ष छोटा है, तो प्रणव की कितनी साल आ जाएगी, 23 साल। संदीप राज से 2 साल बड़ा है, अब संदीप की क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 साल बड़ा, 22। लेकिन यहाँ पे हमें किसी की भी उम्र नहीं दे रखी, भाई किसी भी उम्र का पता नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये बता रखा है ये इससे 3 साल बड़ा है। यहाँ पे ये राज की उम्र कोई और भी तो हो सकती है, 10 भी तो हो सकती है, 2 भी तो हो सकती, कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे दे नहीं रखा।
भाई जब है ना संदीप की उम्र तभी पता लगेगा जब राज की उम्र पता हो, यानी कि संदीप है वो राज से 2 साल बड़ा है और राज प्रणव से 3 वर्ष छोटा है। और राज की उम्र तब पता लगेगा जब प्रणव की पता हो। तो इनमें से किसी की भी उम्र नहीं दे रखी, इसलिए हम संदीप की आयु ज्ञात नहीं कर सकते। तो उत्तर क्या है हमारा, कौन सा चाहिए हमें, ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। कोई सी भी बात हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि इन दोनों बातों से भी हम संदीप की उम्र नहीं बता सकते। अगला देखते हैं। माधवी राहुल की बहन है। माधवी की नानी, देखो माधवी और राहुल क्या है, भाई बहन। और माधवी की नानी यानी कि राहुल की भी नानी हुई, माधवी की नानी हुई, की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंध, यानी इन दोनों की नानी की बेटी। भाई जब हमारी नानी है उसकी बेटी क्या होती है, हमारी माँ, यानी कि राहुल से किस प्रकार संबंध है, यानी कि राहुल की क्या लगती है, माँ। देखो दोस्तों यहाँ पे कई बार ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, राहुल से किस प्रकार संबंध है, यानी कि राहुल उसका क्या लगता है। अगर ये पूछ लेता राहुल इसका क्या लगता है तो यहाँ पे राहुल उसका पुत्र हो जाता। यहाँ पे पूछा है राहुल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि राहुल से, यानी कि राहुल की क्या लगेगी, वो माँ। क्या देखते हैं, यदि किसी कूट भाषा में डिसपुर को DISRUP लिखा है तो इसी कूट भाषा में शिमला को क्या लिखा जाएगा। देखो दोस्तों कोडिंग में हमें ध्यान देना होगा कि क्या बदला है इन्होंने। कई बार तो ये प्लस कर देते हैं 2 या 3, कई बार माइनस, कई बार अंक की आगे पीछे से उलट पुलट कर देते हैं। तो यहाँ डिसपुर में देखो आगे के 3 तो सेम है और पीछे के 3 चेंज कर दिए, यानी कि ये आर उल्टे कर दिए, PUR को RUP लिख दिया। तो हम आगे के 3 शुरू में ऐसे लिख देंगे SHIMLA। तो हम शुरुआत के 3 तो सेम लिख देंगे SHI और पीछे के 3 पलट देंगे, यानी कि इसको पहले करेंगे, इसको दूसरे पे और इसको तीसरे पे ALM, क्योंकि सेम इसी इसमें भी यही करा है। DISPUR में क्या करा है, DIS फिर RUP कर दिया इसको, यानी कि ये 1 नंबर पे कर दिया 2 और ये 3 पे, ये लास्ट में कर दिया। यानी तो इसी प्रकार हमारा शिमला भी ऐसे ही बदल जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में, SHILM, ए ऑप्शन। अगला देखते हैं, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो दोस्तों यहाँ एक श्रृंखला दे रहा कि अब हमें श्रृंखला को समझना होगा कि श्रृंखला क्या है। तो हम देखो क्या है, 5, 10, 15, 20, यानी कि 5 5 बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा अगला क्या आएगा, 25। लेकिन इसके साथ हमने देखा है कि ABCD भी दे रखी है। तो ये देखो ABCD का क्या संबंध है, 1 जोड़ दिया, या B और D में 2 जोड़ दिया और D और C में 3 जोड़ दिया। तो अगले हम ये D और G में, यानी कि G में हम क्या जोड़ देंगे, 4, तो G7 और साथ में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो 11। तो 11 नंबर पे क्या आता है, K11। 25 तो हमारे पास संख्या आ गई और इसके साथ क्या आ जाएगा, 25K। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 25K। अगला देखते हैं, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। देखो दोस्तों क्या है, कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ये ABCD के जो सीरियल नंबर हैं, यानी कि F कितने पे आता है, I कितने, जो भी है टोटल सबके हमें नंबर याद होने चाहिए। और ऐसे याद होने चाहिए कि हमें अक्षर जैसे P दिख रहा है तो तुरंत याद हो P 16 पे, O 15 पे, इस टाइप से मतलब तुरंत याद आ जाए।
अब देखो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में एफ क्या है 6 नंबर पे, आई क्या है 9 नंबर पे, एम क्या है 13 नंबर पे, आर क्या है 18 नंबर पे, बीच में ये पूछा है। तो देखो 6 और 9 में 3 का अंतर, 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे 18 में 6 जोड़ देंगे, यानी कि 18 6 24, 24 नंबर पे क्या है x। उत्तर क्या आ जाएगा अपना x। अगला देखते हैं। देखो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए इसे ध्यान से करना। सीधा आप एक बार अलग लिख लें। प्लस का मतलब क्या है भाग, ऐसे लिख लें। प्रश्न में दे रखा है प्लस का मतलब भाग है, और भाग का मतलब क्या है माइनस, और माइनस का मतलब क्या है गुणा, और गुणा का मतलब क्या है प्लस। तो अब ये जो संख्या है 16 प्लस है, प्लस का मतलब क्या आया था अपने पास भाग। 8 भाग का मतलब क्या आया था अपने पास -3, और माइनस का मतलब क्या आया था गुणा, और गुणा का मतलब क्या आया था ये रहा प्लस। उन्नीस। अब हम इसको सोल्व करें। देखो इसमें बोर्ड मास का नियम लग जाता है, यानी कि सबसे पहले हम भाग गुणा फिर प्लस या माइनस, प्लस यानी कि जोड़ या माइनस, उसके बाद घटा। वैसे तो आवर्ती कोष्टक का भाग गुणा प्लस माइनस इन ये क्रम होता है सोल्व करने का। तो हम भाग को सोल्व करेंगे सबसे पहले इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16/8 यानी कि 2, बीच में क्या है माइनस का चिन्ह, फिर गुणा सोल्व करेंगे तो 3 गुणा में 15, बीच में क्या है प्लस का चिन्ह। अब देखो प्लस के 19 और प्लस के 2 यानी कि 21, और माइनस के 15, प्लस के 21 बच रहे हैं और माइनस के 15, तो इन दोनों का परिणाम क्या आएगा 21 में से 15 चल जाएंगे तो प्लस के 6 बच जाएंगे, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 6। देखो दोस्तों गुणा भाग नियम करने के नियम में सबसे पहले हम आवृत्ति, एक जो जैसे आवृत्ति लगी हुई होती है ना ऊपर, जैसे ये चिन्ह होता है आवृत्ति, उसके बाद कोष्ठकों को हल करते हैं, और कोष्ठकों के बाद का यदि लिखा हुआ है तो उसको हल करते हैं, उसके बाद भाग, फिर गुणा प्लस माइनस। ठीक है, ये एक क्रम होता है हल करने का। तो आप इस टाइप के प्रश्न में यहाँ लिख लें कि इसका मतलब क्या हुआ है, तो आप कहीं ऐसे नहीं हो भाग का मतलब माइनस हो रहा और आप गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। सेम ये भी है, ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं हम एक ही पेपर में आए हुए हैं। देखो इसी टाइप का दूसरा प्रश्न आ गया, तो इसमें अलग ये दे रखा है गुणा का मतलब क्या है माइनस, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है भाग, और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है गुणा, भाग का मतलब क्या दे रखा है प्लस। अब देखो अब अपने पास है 12, माइनस का मतलब क्या है गुणा, भाग का मतलब क्या है प्लस 50, प्लस का मतलब क्या है भाग, और गुणा का मतलब क्या है माइनस। अब देखो हमने पिछले प्रश्न में बताया था सबसे पहले आवर्ती कोष्ठक का भाग गुणा प्लस माइनस एक क्रम होता है हल करने का। तो जैसे हमने भाग हल कर लिया तो हमारे पास 50/10 यानी कि 5 बच गए, बीच में क्या है प्लस का चिन्ह। अब इन दोनों को हल करा हमने तो 12 गुणा में 3 यानी कि 36, इसके बीच में कुछ है ही नहीं 30। तो देखो प्लस का कितने हो रहे हैं 41, 36 और 5 41, और माइनस के कितने हो रहे हैं 30, तो इन दोनों का परिणाम क्या आ गया 41 में से 30 गया तो 11, हमारा उत्तर क्या आ गया 11।
अगले देखते हैं असंगत आकृति को पहचाने। देखो यहाँ पे दे रखे हैं, ये आकृति दे रखे हैं, इसमें से पूछ रहा है असंगत क्या है। यहाँ पे बी लिखा है, बी के ऊपर 2 लिख दिया, एफ के ऊपर 6 लिख दिया, एम के ऊपर 13 लिख दिया, ओ के ऊपर 19। ये असंगत है क्योंकि देखो बी का जो क्रम होता है वो 2 ही होता है, इसलिए इसके ऊपर 2 लिख रखा है। इसका 6 होता है, एफ का तो 6 लिख रखा है, एम का 13 होता है तो यहाँ 13 लिख रखा है। ओ का क्रम होता है वो होता है 15, जबकि यहाँ लिखा है 19। तो असंगत क्या है, ये वाला डी। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, डी। अगला देखो, इसमें भी असंगत आकृति पूछी। तो देखो दोस्तों ये एसएससी में तो बहुत बार पूछा जा चुका, बहुत बार पूछा जा चुका। क्या होता है ए ई आई ओ यू, 5 ये जो स्वर हैं इनको दे देता है, 3 तो स्वर दे देता है और एक व्यंजन दे देता है। ऑप्शन में पूछता है असंगत क्या है, देखो सेम यहाँ है, ई आई ओ यू दे रखा है और चौथा दे रखा है एक्स। तो असंगत क्या है हमारा, डी यानी कि एक्स। शेष सभी स्वर है, ये व्यंजन है। अगले देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख। देखो वेन आरेख क्या होता है, वेन आरेख के वृत्त से हम किसी चीज को समझाते हैं कि इसका मतलब ये है, ये इससे रिलेट कर रही है, इससे संबंध कर रही है। वृत्त से हम, ये वेन होता है, इसे वृत्त कह सकते हैं, इससे हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारत, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के संबंध दिखाने के लिए। ए में दे रखा है एक वृत्त और इसके अंदर 2, ये अलग दे रखा है, तो ए सही है क्योंकि ए को हम मान सकते, इस बार वाले वेन को मान सकते हैं भारत, क्योंकि वो हमारा देश है, और इसी के जो 2 भाग हैं उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये हमारे राज्य। तो सबसे अच्छा संबंध कौन सा दिखा रखा है, ए। अगला देखते हैं, देखो दोस्तों नीचे दिए गए प्रश्नों में कथनों को सही मानते हुए निष्कर्ष निकालें। ये जो कथन निष्कर्ष है उसमें जो कथन कह रहा है ना वो ही सही है, चाहे वो कुछ भी कहे, उसके अनुसार ही निष्कर्ष निकालना है। अब यहाँ पे देखो कुछ टमाटर मक्का है, कुछ आलू मक्का है, ये कथन दे रखा है और उससे निष्कर्ष निकालना है। जब इसने कथन दे रखा है भाई, तो इसी की बात हम सही मानेंगे, हम मान लेंगे जैसे ये है, जैसे ये टमाटर है, ठीक है, और ये कह रहा है टमाटर, कुछ टमाटर, यानी कि इस टमाटर का कुछ भाग क्या है, मक्का, यानी कि टमाटर का कुछ भाग मक्का में आ रहा है, ये वाला भाग, और मक्का का कुछ भाग टमाटर में जा रहा है। तो दे रखा है कुछ टमाटर मक्का है। आगे कह रहा है कुछ आलू मक्का है। अब देखो ये आलू को हम यहाँ भी लिख सकते हैं और इसमें से कुछ आलू मक्का है, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, और इस आलू को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें भी, क्योंकि प्रश्न में यही बोला है कुछ आलू मक्का है। अगर आलू हम यहाँ भी लिख देंगे तब भी वही बात होगी, और यहाँ लिखेंगे तब भी वही बात हो रही है। और इस आलू को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इन तीनों के भी, तो यहाँ भी हो जाएगी कुछ आलू मक्का है, लेकिन यहाँ एक बात और एक्स्ट्रा हो जाएगी कि कुछ आलू टमाटर। तो ये 2 सबसे उचित कंडीशन है। अब आगे दे रखा है प्रश्न में कुछ मक्का आलू हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है टमाटर मक्का है ना, और यहाँ पे दे रखा है पहली कंडीशन टमाटर मक्का है, ध्यान से देखना इसे, टमाटर मक्का है, और उससे आगे दे रखा है कुछ आलू मक्का है। ये 2 तो अगर डायरेक्ट माने हम तो ये 2 दे रखे, कुछ मक्का आलू हैं, यानी कि ये जो मक्का है ये संभावित कंडीशन है, संभावित है, और ये भी संभावित कह सकते हैं। कुछ मक्का टमाटर है, भाई ये जो मक्का है क्या ये टमाटर है,
भाई ये बात, ये जो मक्का है ये टमाटर है ना आधी, क्योंकि आधा जो टमाटर मक्का है वो मक्का टमाटर भी है, तो ये बात सही है इसकी। और कुछ मक्का आलू बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ कंडीशन रखते हैं आलू मक्का है तो ये बात सही हो रही है, लेकिन हम आलू को यहाँ भी तो रख सकते हैं। भाई यही तो कह रखा है इसमें कि कुछ आलू मक्का है तो हम आलू यहाँ रखेंगे, तो इससे ये दूसरी कंडीशन भी सॉल्व हो रही है, दूसरा निष्कर्ष। तो उत्तर क्या है हमारा? उत्तर है हमारा एक और दो दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इस कप में औषधि स्वास्थ्यवर्धक पेय है। देखो कथन को ध्यान से पढ़ो, जो कप में औषधि है वो स्वास्थ्यवर्धक पेय है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए ठीक है वो पेय। निष्कर्ष क्या है? स्वास्थ्यवर्धक पेय कड़वा है। हमें तो ये कहीं भी नहीं लिख बताया कि कड़वा है, हमें तो केवल ये बताया कप में जो दवाई है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वर्धक है। फिर आगे निष्कर्ष क्या है? स्वास्थ्यवर्धक पेय से खांसी ठीक हो जाती है। क्या ये दोनों बातें हमें कथन में कहीं बताई है? नहीं बताई। तो क्या है, कौन सा अनुसरण कर रहा है? एक और दो दोनों ही अनुसरण, या तो एक नहीं, ये दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं। इसका उत्तर रहेगा दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका उत्तर एक दोनों ही अनुसरण नहीं करते आएगा, क्योंकि कोई भी स्वास्थ्यवर्धक पेय कड़वा है ये भी बात इसमें कुछ नहीं दे रखा, और स्वास्थ्यवर्धक पेय से खांसी ठीक हो जाती है ऐसे थोड़ी दे रखा है इसमें खांसी ठीक हो जाएगी। इसमें तो ये स्वास्थ्यवर्धक है ये दे रखा है, खांसी के बारे में स्पेसिफाई नहीं कर रखा। अगला देखते हैं। सरकार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को राशन देना चाहिए। देखो दोस्तों, क्या है, जो सरकार है उसकी जो स्कीम होती है, योजनाएं होती हैं, उन्हें हमें चाहे उनमें कमी हो तब भी हम उन्हें सही मानते हैं। योजना विज्ञापन ये सब हमें सही मानने होते हैं। ठीक है, क्योंकि सही मान इसलिए मानते हैं कि गवर्नमेंट जब उन्हें लागू करती है तो पूरा पहले एक ट्रायल कर देखती है कि यह स्कीम अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, तो गवर्नमेंट को लगता है कि ये स्कीम सक्सेस हो तभी वो लागू करती है। अब देखो, सरकार कथन दे रखा है, सरकार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को राशन देना चाहिए। तर्क, हाँ गरीबों को न्यूनतम जीवन समर्थन प्रदान करता है। देखो दोस्तों, ये ऐसा होता है क्योंकि गरीबों को न्यूनतम जीवन समर्थन प्रदान करता है, तो पहली बात सही है। दूसरी, नहीं भ्रष्टाचारी लोगों द्वारा अनुदान का दुरुपयोग होता है। सरकार को गरीबों की मदद हेतु वैकल्पिक उपायों के बारे में सोचना चाहिए। देखो दोस्तों, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है, किस भ्रष्टाचार किया जाता है कि गरीब लोगों तक कोई भी स्कीम पूरी तरह नहीं पहुंच पाती है। लेकिन हम इसका उत्तर सरकार के खिलाफ नहीं दे सकते, तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल फर्स्ट। तो कौन सा तर्क सही है? केवल फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है ना, हम केवल मान रहे हैं कि हाँ कुछ लोग भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें ये उत्तर नहीं मानना, केवल एक ही मानना है, केवल ये तर्क सशक्त है। अगला देखते हैं। राम बाबू सुबह पूरब की ओर टहल रहे हैं। 4 किलोमीटर चलने के बाद वे दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। उस बिंदु से वो अपने आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते हैं, तो वो अभी किस दिशा की ओर चल रहे हैं तथा आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? देखो दोस्तों, क्या है, पेज पर हमें देख दिशा जाननी होती है, तो पेज का जो ऊपरी छोर होता है उसे हम बोलते हैं उत्तर दिशा, नीचे सबसे नीचे होता है उसे दक्षिणी, जो दाएं तरफ होता है उसे हम बोलते हैं पूर्वी, और जो बाएं तरफ होता है उसे बोलते हैं पश्चिमी। तो हमारा पूर्व किधर होगा? दाएं तरफ, यानी कि इधर जा रहा है वो राम बाबू। कितना किलोमीटर गया है? 4 किलोमीटर। जब ये इधर जा रहा है तो इसका दाएं नीचे की साइड होगा, तो दाएं मुड़ के कितने किलोमीटर चला? वो
3 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि उस बिंदु से वो अपने आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलता है। यहाँ से यो चालू हो चलबो और ये वापस यहाँ से यूं जा रहे हैं। तो पूछ रहे कि किस दिशा में चल रहा है, यानी कि अब यहाँ की जो दिशा है ये कौन सी है, यूं जावा की, और यहाँ पे दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्या है, ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है इसे बोलते हैं हम कर्ण। और जब ये दो भुजा दे रखी है हमारे पास और इसको ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों भुजाओं का यानी कि इसका और इसका वर्ग करते हैं। तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और उन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ का वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो वो हमारी ये भुजा कर्ण निकल जाती है। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, इन दोनों जोड़ लिए तो 25 का फिर वर्गमूल निकालते हैं, तो क्या आएगा 25 का 5। तो ये जो भुजा आएगी ये क्या आ जाएगी 5, यानी कि राम बाबू को अपने प्रारंभिक छोर और चलने के लिए 5 किलोमीटर चलना होगा। लेकिन ये जो दिशा है ये कौन सी है, अब देखो जब हमें कोई भी दिशा ज्ञात करनी हो तो सीधे यूं कर लिया करो, जहां से भी दिशा ज्ञात करनी हो, ये पूरा हो गया और ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। अगर इनमें जा रहा है बीच में तो उत्तर पूर्व में जा रहा है, यहाँ जा रहा है तो नहीं उत्तर पश्चिम में जा रहा है और यहाँ जा रहा है तो उत्तर पूर्व में जा रहा है। इस टाइप से बीच में देख लो किस किन किन के बीच में है। अब देखो राम बाबू यहाँ से वापस जा रहा है, तो यहाँ से वापस जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। जो उत्तर और पश्चिम के बीच में जा रहा है यानी कि किस दिशा में जा रहा है, उत्तर पश्चिम। और कितने किलोमीटर चलना होगा उसे, 5 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और उम्मीद करता हूँ आप भी ध्यान से पढ़ना इसे, और यदि कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आए तो मैसेज कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा मदद करने की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।